नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित ग्राम में। आज हम लोग 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पहला परिमेय संख्या रेशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, एल्गोरिथम, लेमा, डिविजिबिलिटी, इम्प्रॉपर डिविजन्स, प्रॉपर डिविजन्स, यूक्लिड डिविजन्स, लेमा और डिविजन्स एल्गोरिथम। देखते हैं दोस्तों पहला टॉपिक, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या सीधा डिफिनीशन है, जिसे P बटा Q के रूप में निरूपण किया जा सकता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए P बटा Q के रूप में निरूपण होना चाहिए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब P 0 के बराबर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो यह तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कोई भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है दोस्तों, उसको अपरिभाषित समझा जाता है, यानी कि अपरिभाषित, अनडिफाइंड इसको समझा जाएगा। P में 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अपरिभाषित कहा जाएगा। इसलिए P बटा Q में Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखते हैं उदाहरण स्वरूप, जैसे 5 बटा 4 P बटा Q के रूप में निरूपण है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। -1 देखिए दोस्तों, P बटा Q के रूप में ये भी निरूपण है, क्योंकि एक नीचे छुपा रहता है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। याद रखना पड़ता है कि परिमेय संख्या आवृत्ति भी, जैसे कि एक शांत होना चाहिए और आवृत्ति होना चाहिए। आवृत्ति का मतलब होता है, जैसे 11 में हम 3 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 6 दोस्तों आगे आगे बढ़ता रहे। तो आवृत्ति का मतलब जैसे 6 मतलब रिपीट होता जाए, रिपीटिंग होता जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या के अंदर लेंगे। शांत और आवृत्ति होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होता है। इसमें देखेंगे कि जिसे P बटा Q के रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात वह उसका जो आवृत्ति होना चाहिए, अनावृत्ति होना चाहिए, वह दोस्तों अनावृत्ति होगा, अनावृत्ति होगा, यानी कि नॉन रिक्यूरिंग रहेगा। अनावृत्ति होगा, यानी कि नॉन रिक्यूरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए और नॉन रिक्यूरिंग होना चाहिए। अर्थात देखिए दोस्तों, जैसे कि हम अगर लिखते हैं, जैसे कि 1 4 3 7 6 2 कुछ भी मान लीजिए लिखते हैं, यानी कि लास्ट तक रहे। अगर ऐसा रहे, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट रहेगा तो परिमेय संख्या है, अगर रिपीट नहीं होगा तो वह हमारा अपरिमेय संख्या के अंदर जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए दोस्तों, √3 के अंदर जैसे ही रूट रहेगा और रूट से बाहर निकलने का कोई जुगाड़ नहीं होगा, तो वह अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हम यही √49 लिख देते हैं, तो √49 में से 7 बाहर निकल जाता है, तो यह परिमेय संख्या समझा जाएगा। दिया हुआ तो रूट ही है, लेकिन इसमें से 7 हम बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई भी √45, इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो यह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √10 नहीं निकाल सकते हैं, यह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि जो रूट से निकल जाए वही हमारा परिमेय संख्या हो। अगर हम 5 ले लेते हैं तो ये तो ऑलरेडी रूट से निकला हुआ है, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या होगा ही।
फिर नेक्स्ट टॉपिक एल्गोरिथम लेते हैं। एल्गोरिथम दोस्तों समझते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है कि किसी भी विशेष प्रकार की समस्या को हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर करके उसका हल प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। इसका भूमिका आगे बताएंगे कि जैसे महत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं एल्गोरिथम के मेथड से। फिर लेमा क्या है दोस्तों, एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथनों को हम लोग सिद्ध करते हैं, उसी को लेमा कहते हैं। इस सारी भूमिका हम लोग क्वेश्चन बनाने के दौरान समझेंगे कि क्या एल्गोरिथम कहाँ यूज होगा, लेमा कैसे यूज होगा, इसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे। डिविजिबिलिटी में क्या समझना है दोस्तों, देखते हैं डिविजिबिलिटी क्या होता है। मान लीजिए कि हम DQ बराबर AQ लिख दिए, ऐसा हम लिख दिए, तो इसमें देखेंगे कि मान लीजिए इसी फॉर्मेट का एक अंक लिख लेते हैं 6 3 गुणे 2। तो क्या कहेंगे, 6 जो है 6 को 3 का गुणज कहते हैं मल्टीपल कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। जैसे 3 का गुणज हम क्या लिखेंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, यानी कि 3 का एक तरह से टेबल कर सकते हैं हम। तो 6 को 3 का गुणज कहते हैं, या अर्थात B को A का गुणज कहेंगे, इसके बाद इसके विपरीत समझते हैं कि 3 को 6 का 3 जो है 6 का, जैसे 3 में हम 6 से दोस्तों डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भाजक हुआ और ये भाज्य हुआ, यानी 3 को 6 का हम लोग भाजक कहेंगे, अर्थात B को A का को 6 को, सॉरी दोस्तों देखिए, जैसे कि 6 को 3 को 6 का भाजक कहेंगे, अर्थात हम क्या कहेंगे कि A को B का भाजक कहेंगे। यह समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा डिविजिबिलिटी हो गया। अब इम्प्रॉपर डिविजन क्या होता है और यथार्थ भाजक क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। मान लीजिए कि हम 25 ले लेते हैं, इसमें 1 और 25, आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी संख्या है वो अपने आप से और 1 से जरूर डिवाइड करता है। 1 और 25 से डिवाइड करता है जो, तो 1 और 25 जो है ना, यही हमारा क्या है, इम्प्रॉपर डिवीजर है। इम्प्रॉपर डिवीजर है, इम्प्रॉपर डिवीजर है, इम्प्रॉपर डिवीजर है। लेकिन इसके जो बच्चे हैं, जैसे कि यह 1 से तो डिवाइड करेगा ही, लेकिन यह 5 से भी करेगा कि नहीं, 5 से भी करेगा, और किसी से करेगा, और किसी से नहीं करेगा। तो 5 को क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉपर डिवीजर कहेंगे। प्रॉपर डिवीजर कहेंगे। 5 को हम लोग प्रॉपर डिवीजर कहेंगे। उदाहरण के से जल्द समझ में आता है, इसलिए हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि इम्प्रॉपर डिवीजर क्या है, प्रॉपर डिवीजर क्या है। जैसे बुक में तो दिया हुआ है कि एक, जैसे B दे दिया है, तो ये 1 से तो डिवाइड होगा ही। दुनिया में हर जो व्यंजक रहे, ABCD रहे, 1 से और स्वयं से तो डिवाइड होगा ही, 1 और B से डिवाइड होगा ही। लेकिन यानी यहाँ B कहने का दोस्तों कोई संख्या है, यानी कि कोई भी संख्या हो सकता है। तो 1 और B को हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर डिवीजर। लेकिन B के जो शेष बचेंगे, शेष जो भाग करने वाले बचेंगे भाजक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर डिवीजर। प्रॉपर डिवीजर कहेंगे, यथार्थ भाजक कहेंगे। तो यह दोनों टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों
यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा और डिविजन्स एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम। इसमें एक फॉर्मूला समझना पड़ता है, इसका बहुत भूमिका है दोस्तों, जिसके तहत हम लोग बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए क्या होता है, ए हमारा भाज्य होता है, इंग्लिश में डिवाइडेड, बी हमारा भाजक होता है, डिवीजन, क्यू हमारा भागफल होता है, यानी क्वोशंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वोशंट, क्यू यू ओ टी आई एन टी क्वोशंट हो गया। फिर आर फॉर रिमाइंडर, शेषफल होता है इसका मतलब। इतना चीज है। ए का मतलब भाज्य डिवाइडेड, बी का मतलब भाजक डिवाइजर्स, क्यू का मतलब भागफल, आर का मतलब रिमाइंडर शेषफल होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भाज्य कहाँ रहता है। एक साधारण भाग में देखेंगे, जैसे हम लोग बच्चा में सीखे उस तरह से कि कहाँ रहता है। देखिए दोस्तों, भाजक यानी भाग करने वाला, भाज्य, भागफल और शेषफल, यही पोजीशन रहता है दोस्तों भाग में, और इसी पोजीशन पर सारा क्वेश्चन बनता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हिंदी में अगर इसको लिखना चाहेंगे, हिंदी में अगर इसको लिखना चाहेंगे कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल टू भागफल प्लस शेषफल, एक भाग के थ्रू समझते हैं। मान लो कि 5 है, 11 है, 5 गुना 10। देखिए दोस्तों, 5 हमारा भाजक हुआ, 11 हमारा भाज्य होगा, 2 हमारा भागफल होगा, 1 हमारा शेषफल होगा। दोस्तों आप कभी भी देखिएगा, जो ये शेषफल आया इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन इससे 5 से बड़ा, 5 के बराबर नहीं हो सकता है। इसके बराबर हम नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ हमको शेषफल कभी भी किसी भी स्थिति में 5 नहीं आ सकता है। ठीक, तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे कि 0 लेस देन आर लेस देन पी, यानी 0 आ सकता है, आर 0 आ सकता है, लेकिन बी के बराबर नहीं आ सकता है, बी से कम ही रहेगा। जब भी कहीं भी आप दोस्तों भाग देखिएगा, तो जब भी देखिएगा तो बी से कम रहेगा हमारा शेषफल। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में सीखेंगे कि महत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। 2 चीजों को एल्गोरिथम के मेथड से, यानी कि फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर के थ्रू हम लोग कैसे महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।